Hello friends, welcome to Reno's Englishpedia. Today we'll be doing the competency-based questions for the chapter Deep Water, written by William Douglas. But before we start with the questions, let's have a quick recap of the lesson. So since you know that all competency-based questions are generally based on the theme, so we'll start with the discussion of the theme. This chapter is an autobiographical account of the childhood misadventure of William Douglas, and this is a real life account experienced by him, which recounts the fear that he experienced and the steps he took to overcome that fear. So, the main character of the story is obviously William Douglas. He was adventurous by nature, had a zest for life, was very courageous, had an indomitable spirit to overcome his fear. Indomitable का मतलब होता है कि उसमें बहुत ज़्यादा हिम्मत थी, उसका जो स्पिरिट था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और वो अपने फ़ियर को ओवरकम करना चाहता था। ऑल्दो उसको पानी से फ़ोबिया डेवलप हो गया था, डर डेवलप हो गया था, बट वो इस क्राइसिस को ओवरकम करना चाहता था, उसने इस क्राइसिस को एक चैलेंज की तरह लिया हुआ था। तो हुआ क्या था? व्हाई डिड ही डेवलप एन एवर्जन टू वाटर? तो इसका जो फर्स्ट इंसिडेंट था दैट हैपेंड व्हेन ही वाज 4 इयर्स ओल्ड एंड हिज फादर हैड टेकन हिम टू द कैलिफोर्निया बीच। वहाँ पे जब बड़ी वेव्स आई थी दे हैड नॉक्ड हिम ओवर और वो पानी में 2 मिनट के लिए सबमर्ज हो गया था और उसको तभी लगा कि मैं डूब रहा हूँ एंड ही डेवलप्ड अ फियर एन एवर्जन टू वाटर। बट व्हेन ही ग्रू अप ही डिसाइडेड टू जॉइन द वाईएमसीए पूल। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है जनरली कि व्हाई डिड ही चूज वाईएमसीए पूल, उसने याकिमा रिवर क्यों नहीं लिया? तो याकिमा रिवर was known for drowning incidents and the pool was a safer bet. Pool ज़्यादा safe था. It was only 3 feet deep at the shallow end and 9 feet deep at the other end. और जो ये slope था ये gradual था तो उसने अपना YMCA pool choose किया, right? And उसके बाद वो नॉर्मल जाने लगा पानी में, वो थोड़ा सा कंफर्टेबल हो गया, वो वाटर विंग्स पहन के जाता था। बट वन डे इट सो हैपेंड कि वो वहाँ पे जल्दी पहुँच गया और कोई भी वहाँ पे नहीं था। ही वाज सिटिंग बाय द साइड ऑफ द पूल वेटिंग फॉर अदर्स टू अराइव। दैट इज ऑल्सो कि ही वाज अ सेफ स्विमर, वो अननेसेसरी रिस्क नहीं लेता था। इट सो हैपेंड दैट जैसे वो वहाँ पे बैठा हुआ था, एक 18 साल का बच्चा थोड़ा मस्कुलर इन बिल्ड मस्ती मजाक में ही आया और उसने डगलस को पानी में फेंक दिया। अब डगलस इनिशियली डरा नहीं कि मैं डूब जाऊंगा, उसने थोड़ी बहुत स्विमिंग कर रहा था। तो उसने एक प्लान बनाया कि मैं जब नीचे पहुंचूंगा तो मैं अपने पैरों से किक मारूंगा, तो मैं आई विल रीच द सरफेस और पानी पे लेट के मैं अपने पैर मार के आई विल रीच द एज ऑफ द पूल। बट व्हाट हैपेंड वाज नीचे जाते जाते उसको बहुत टाइम लगा। वो लाइन लिखता है 9 feet फेल लाइक 90 एंड ऊपर आने में उतना टाइम लगने के कारण ही वाज शॉर्ट ऑफ ब्रेथ। ऊपर आकर वो अपना प्लान एक्शन में डालता, लंबी सांस ले पाता, पानी में पैडल कर पाता, उससे पहले वो दोबारा नीचे जाने लगा। अब ऑक्सीजन कम हो रहा था, अगेन ही मेड द सेम प्लान, अगेन ही वाज नॉट एबल टू स्टे एट द टॉप फॉर इनफ टाइम टू टेक अ ब्रेथ। ऐसा 3 बार हुआ एंड द थर्ड टाइम ही रियलाइज्ड दैट ही वाज गोइंग टू डाई एंड ही गेव अप ऑन हिज फियर। उसको लगने लगा कि वो अपनी मदर के गोद में है और उसको कंफर्टेबल लगने लगा एंड दैट इज द टाइम ही रियलाइज कि देयर इज नो फियर इन डाइंग, देयर इज ओनली फियर इन द फियर ऑफ डेथ। जब तक आप मरने से डरते हो तब तक आप फियर महसूस करते हो, जब आप मौत को एक्सेप्ट कर लेते हो तो आपका डर खत्म हो जाता है। एंड वो बेहोश हो गया। When he woke up, he was lying outside the pool and water was being pumped out of his stomach. उसके पेट से पानी बाहर निकाला जा रहा था एंड कोच किसी को डांट रहा था और वो बच्चा जो भी था वो रिस्पॉन्ड कर रहा था कि मैंने तो हंसी मजाक में ही फेंका। अब यहाँ पे तो YMCA पूल का इंसिडेंट खत्म हो गया। What started off was the physical and the emotional impact of this incident on Douglas. फिजिकल इम्पैक्ट हुआ कि उसके पैर कांप रहे थे, वो रोता जा रहा था, उसे कुछ खाना नहीं खाया गया, उसका सर दर्द हो रहा था एंड ऑल दैट। बट लॉन्ग टर्म इमोशनल इम्पैक्ट जो हुआ, ही डेवलप्ड अ फोबिया फॉर वाटर। वो पानी में जाने से डरने लग गया। अमेरिका में वाटर एक्टिविटीज आर द इन थिंग।
In order to enjoy with your friends, you need to indulge in a lot of water activities like canoeing, boating, swimming, fishing. तो जहाँ पर भी पानी की कोई एक्टिविटी होती थी, विलियम डगलस उसमें पार्ट नहीं ले पाता था। ड्यू टू दिस ही वाज मिसिंग आउट ऑन लाइफ। उसको ऐसे लगने लग गया था कि आई वाज लीडिंग अ हाफ लाइफ। अब ये चीज़ उसको एक्सेप्टेबल नहीं थी टू लिव अ हाफ लाइफ, तो सो ही डिसाइडेड टू हायर एन इंस्ट्रक्टर टू लर्न स्विमिंग। अब इंस्ट्रक्टर ने बड़ी पेशेंटली उसको 5 days a week, 1 hour ईच डे स्विमिंग प्रैक्टिस कराना शुरू किया। फर्स्ट फर्स्ट मतलब पहले वो पानी में कंफर्टेबल होना सीखा, फिर धीरे-धीरे उसने अपना मुँह पानी में डाला। जब मुँह पानी में डाला तो उसका वो डर दोबारा से वापस आया। बट उसने अपने डर को काबू किया एंड उसने इनहेल एक्सहेल पानी में जो सिस्टम ऑफ ब्रीदिंग होता है वो सीखा, फिर लेग से पैडलिंग किया। ओके, आई मिस्ड आउट ऑन वन पॉइंट। हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर टीच हिम टू स्विम? उसकी कमर पे एक बेल्ट बांध के, वेस्ट पे एक बेल्ट बांध के, पुली के ऊपर एक पुली था जिसमें से सेकेंड एज ऑफ द रोप को निकाल के इंस्ट्रक्टर के हाथ में वो रोप रहता था। ही वुड होल्ड द रोप और डगलस पानी में आगे पीछे सिर्फ चलता था। आपको याद होगा कि जब वो पानी में गिरा था तो उसके लेग्स हैड पैरालाइज्ड इन वाटर, नॉट दैट ही कुड नॉट वॉक, बट सिर्फ पानी का डर इतना बैठ गया था कि वो उसमें चल नहीं पा रहा था, पैर यूज नहीं कर पा रहा था। तो पहले तो उसने पानी में अपने पैरों को चलाना सीखा, देन एक्सहेलिंग, इनहेलिंग, एंड देन ही लर्न द आर्ट ऑफ स्विमिंग। अब ये पूरे प्रोसेस में 6 मंथ्स लग गए। 6 मंथ्स के बाद उसने इंस्ट्रक्टर को तो भेज दिया, बट इन ऑर्डर टू बी वेरी कंफर्टेबल इन वाटर उसने 3 महीने और अकेले से प्रैक्टिस किया पूल में। आफ्टर दैट, इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट वेदर ही हैड ओवरकम हिज फियर और नॉट, वो वार्म लेक और लेक वेंटवर्थ गया था टू प्रैक्टिस। और वहाँ पे जाकर जब वो उसने पहली बार स्विम किया तो उसका टेरर वापस आया, बट ही एड्रेस्ड हिज टेरर। उसने अपने टेरर का मजाक उड़ाया, उसने अपने टेरर को आमने सामने किया और उसको भगा दिया। And after that the fear never returned. So this is the entire story of deep water. Deep water, अगर हम टाइटल की बात करें तो deep water is an idiom. It means जब आप किसी मुश्किल में होते हो, when you are in some problem, तो आप उसमें कहते हो, you use it as an idiom, I'm in deep water, I'm in deep trouble. Otherwise deep water का एक literal meaning भी है, the incident which happened in the deep water at YMCA pool. And one more thing, William Douglas was the legal advisor to the American President Franklin D. Roosevelt. So with this, we start our competency question. So the first question is, Douglas uses sensory details to create a vivid image of the unfortunate experience in the pool. What might be the impact on the reader if the narration were more informative than sensory? अब क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बट जो वर्ड्स यूज किए गए हैं उससे आपके अंदर डर बैठ जाता है। फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ सेंसरी। आपने फोर्थ फिफ्थ स्टैंडर्ड में सेंस ऑर्गन्स पढ़े हैं। सेंस ऑर्गन्स मीन्स द सेंस टू सी, हियर, टेस्ट, फील एंड टच, फील एंड ऑल दो सेंसेस, राइट? 5 सेंसेस होते हैं। अब वो बोल रहे हैं कि हम ये सेंसेस को यूज करके एक विविड इमेज बनाते हैं और व्हाट हैपेंड टू डगलस इन द पूल। अब हमें समझ में आ गया, हम उसका डर महसूस कर सकते हैं, पानी में वो गिरा उस चीज को महसूस कर सकते हैं, पानी में डूब रहा होगा तो उसको कैसे सांसें नहीं आई, राइट? ये चीजें हम अब महसूस कर रहे हैं। अब वो बोल रहे हैं कि ये जो नरेशन था, अगर सिर्फ इंफॉर्मेशन दिया जाता इंस्टेड ऑफ बीइंग सेंसरी, सिर्फ इंफॉर्मेशन दिया, डगलस पानी में गिरा, वो डूब गया और वो बेहोश हो गया, फिर उसको पूल के बाहर निकाला, तो क्या ये हमारे ऊपर वही इम्पैक्ट करता जितना कि इम्पैक्ट हमारे सेंसेस को यूज किया जा रहा है? तो उसका आंसर, अब हमने क्वेश्चन समझ लिया तो आंसर बड़ा आसान है। इसका आंसर क्या होएगा? व्हेनेवर सेंसेस आर यूज्ड वी बिकम मोर इमोशनल। इमोशनल होंगे तो चीज में हमारा इंटरेस्ट, हमारा कंसंट्रेशन बढ़ेगा। अगर हमारे सेंसेस इंपैक्ट नहीं होते हैं तो वी लूज इंटरेस्ट इन व्हाटएवर इज हैपनिंग अराउंड अस। जो सेंसरी डिटेल्स होती हैं, जो सेंसरी कनेक्शंस होते हैं, हमें उस एक्सपीरियंस के साथ कनेक्ट करने पे हेल्प करती हैं एट अ डीपर लेवल। हम उस चीज़ को ज़्यादा गहराई में समझ पाते हैं।
हम उस चीज़ को अपने माइंड में विजुअलाइज कर पाते हैं और हमें ऐसे लगता है दैट वी आर अ पार्ट ऑफ इट। इंफॉर्मेशन डिटेल्स फैक्चुअल ज़रूर हो सकती हैं, बट वो हमारे को डिटैच फ़ील कराती हैं, इम्पर्सनल फ़ील कराती हैं। हम उसके साथ कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, और जब हम कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, तो उस चीज़ में हमारा इंटरेस्ट, हमारा रुझाव कम हो जाता है। सो येस, using sensory details is more impactful than if it was only an informative narration. Okay. Seemingly small everyday wins are actually the greatest learnings of life. Comment on the statement with reference to the chapter Deep Water. Seemingly small everyday wins. पहले तो ये 5 words को हम समझ लें. Seemingly small का मतलब है जो छोटी नज़र आती हैं. हर रोज़ हम छोटी-छोटी हम जीते, we win some small things every day. जो छोटा बच्चा है, अगर आप एक 3 महीने के बच्चे को देखो, तो उसके लिए एक विन होगा दैट ही इज़ एबल टू पुट हिज़ थंब इन हिज़ माउथ, राइट? एक 6 महीने के बच्चे के लिए विन होगा टू होल्ड अ ग्लास इन द हैंड। बड़ा बच्चा होगा 9 महीने का या 1 साल के लिए का, तो उसको पहला कदम उसके लिए एक छोटी-सी विन होगा। जिस बच्चे को एबीसी लिखना नहीं आता, जब वो पहली बार ए लिखेगा, तो दैट इज़ अ स्मॉल विन। All of us are winning something or the other every day in our life, and they are very small wins. But ये जो छोटी-छोटी जीत हैं, they are actually the greatest learnings of life. अगर बच्चा अपना थंब अपने मुंह में नहीं डाल पाए, या वो दूध का कप या ग्लास ना पकड़ पाए, या वो चल ना पाए, या वो एबीसी ना सीख पाए, तो क्या वो बड़ा होके इंडिपेंडेंट बन सकता है? वो हमेशा डिपेंडेंट रहेगा। तो ये छोटी-छोटी जीत जो होती है, ये हमारे को ज़िंदगी में बहुत कुछ सिखाती हैं। तो अब हमारे को ये अंडरस्टैंडिंग के साथ हमारे को डगलस की स्मॉल विन्स के ऊपर कमेंट करना है। तो डगलस की स्मॉल विन्स क्या थी? फर्स्ट वाज़ टू ओवरकम हिज़ फियर, राइट? पानी के अंदर जाना, पूल के अंदर जाना, ये उसके लिए सिग्निफिकेंट माइलस्टोन्स थे। सिग्निफिकेंट का मतलब है वेरी इंपॉर्टेंट, माइलस्टोन्स होता है अचीवमेंट्स इन लाइफ, राइट? जब वो पानी में जा पाया, जब उसने पानी में चलना शुरू किया, उसके पैर पैरालाइज़ नहीं हुए, जब उसने पहली बार मुँह पानी में डाला एंड ही सॉ द वाटर टर्न येलो, उसने धीरे-धीरे अपने फियर को ओवरकम करके इन्हेलिंग, एक्सहेलिंग सीखा। तो ये क्या थी? ये विक्टरीज़ थी व्हिच सिम्बलाइज़ हिज़ पर्सनल ग्रोथ, राइट? These experiences served as valuable lessons in his life, और ये लेसन्स ने उसको एम्पावर किया अपने फियर्स को फेस करने के लिए, अपने फियर्स को ओवरकम करने के लिए, और अपनी लिमिट्स को पुश करने के लिए। सो दैट इज़ हाउ यू कमेंट। वंस यू अंडरस्टैंड द फर्स्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन, देन आई एम श्योर you will be able to answer the questions very easily. Just keep calm and read the question twice if you don't understand. Question में ही आंसर छिपा हुआ होता है, ये बात याद रखना। Okay, next question. If you could give the chapter a new title, what would it be? Support your answers with reference to the chapter Deep Water. आपको अभी इस क्वेश्चन में कुछ भी खास नहीं है। ये क्वेश्चन बड़ा आसान है, क्योंकि आप टाइटल देके चैप्टर के साथ उसको जस्टिफाई करके you can finish off your answer. So another title for the chapter could have been Conquering Fear, a Journey of Self-Discovery. आप पूरे चैप्टर में आप देखोगे फियर के बारे में बात किया गया है, कैसे फियर आया, कैसे उसने उसको कॉन्कर किया, और जब भी हम फियर को कॉन्कर करते हैं, तो वी डिस्कवर न्यू थिंग्स अबाउट अवरसेल्फ। इट इज़ हिज जर्नी, राइट? सो दैट कुड बी अनदर टाइटल। और अब इसको एक्सप्लेन कैसे करना है? जैसे मैंने बताया कि द सेंट्रल थीम ऑफ द चैप्टर इज द नरेटर्स एक्सपीरियंस इन द वाटर, जिसके कारण उसके अंदर फियर आ गया। अब फियर को उसने अपने अंदर रखा कि उसको कन्फ्रंट किया, उसको ओवरकम किया। तो सेंट्रल थीम के साथ ये ऑटोमेटिकली टाइटल जुड़ा हुआ है। और अगेन द सेम लाइन्स, जब उसने फियर को कॉन्कर किया, तो इट रिजल्टेड इन हिज पर्सनल ग्रोथ एंड ही हैड अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिमसेल्फ. So again, you are able to answer the question. Now the next question is, getting rid of fear is an extremely difficult task
elucidate with reference to the chapter deep water. अब क्वेश्चन इज अगेन वेरी इजी. हम सबको पता है कि अपने डर से जीत लेना, अपने डर को हरा देना, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है. हम छोटी-छोटी बातों से डरते हैं और जब तक हम उन डर को ओवरकम नहीं करते हैं तो वो फ़ियर हमारे मन में रहता है. अब हमारे को नरेटर के फ़ियर क्या था, पर्सिस्टेंट फ़ियर क्या था? वो पानी में नहीं जा पा रहा था, वो कोई वाटर एक्टिविटी नहीं कर पा रहा था. तो बट उसने उसको कन्फ्रंट कैसे किया? ही हायर्ड एन इंस्ट्रक्टर. अब इंस्ट्रक्टर हायर करने से क्या उसने 1 महीने में स्विमिंग सीख ली? नॉर्मल कोई मतलब पानी में जाए स्विमिंग सीखने लगे तो इट टेक्स एनी टाइम बिटवीन 10 टू 15 डेज़ में आपको स्विमिंग आ जाती है. बट यहाँ पे नरेटर को 6 मंथ्स लगे in order to learn swimming. So was 6 months a very short amount of time, or it was a very very large part of of almost half a year जहाँ पे उसको स्विमिंग सीखने के लिए लगा. वो जब भी कोई नई चीज सीखता था पानी में जाकर, तो उसका फियर उसके दिल में रहता था. Even after 9 months, 6 months under the instructor, 3 months by himself, even after 9 months, जब वो वार्म लेक में गया, तो उसका फियर वापस आया, राइट? बट उसका जो फियर था उसको उसने एड्रेस किया, उसका मजाक उड़ाया, एंड देन ही वाज एबल टू गेट रिड ऑफ हिज फियर. ये फियर ने उसकी डेली लाइफ को अफेक्ट किया. ही वाज अनएबल टू एंजॉय लाइफ. पानी का सोचते ही वो एंशियस हो जाता था. एंड दिस शोज द आर्डस्ट नेचर, आर्डस्ट मतलब डिफिकल्ट नेचर ऑफ एलिमिनेटिंग फियर फ्रॉम एनीवन्स लाइफ. डर को किसी की भी लाइफ से खत्म करना कितना मुश्किल होता है. The next question is, discuss the significance of the references to the natural world in the chapter deep water. अगर अब आप अपनी टेक्स्ट बुक खोलोगे तो उसमें पेज नंबर 27 एंड 28 है. 27 के लास्ट 2 पैराग्राफ्स और 28 का फर्स्ट पैराग्राफ में there are various incidences of the natural world included in the chapter. It was the waters of the Cascades. Water of the Cascades में he is mentioning 2 places, Titan और Bumping River, या फिर Warm Lake, Goat Rocks का. तो he is talking about a lot of natural places which had water in them, और वो उसके बारे में बात कर रहा है कि वहाँ पे मतलब ये क्वेश्चन हमारे को ये पूछ रहा है कि ये जब नेचुरल वर्ल्ड की डिस्कशन होती है डीप वाटर में, तो उसका सिग्निफिकेंस क्या है? ये रेफरेंस क्यों किया है नेचुरल वर्ल्ड का? तो ये इसलिए बताया गया है कि नेचुरल वर्ल्ड जो होता है, जो हमारा नेचर है, वो बहुत ब्यूटीफुल है, वो बहुत ट्रैंक्विल है. ट्रैंक्विल मतलब काम, शांत होता है, वहाँ पे जाकर शांति मिलती है. और नेचर इज वास्ट. हम जब बाहर जाते हैं तो हमें नेचर की गहराई, नेचर का अनलिमिट, इट्स लिमिटलेस. उसमें इतना वास्ट एरिया है नेचर का दैट वी आर स्ट्रक बाय इट. तो ये नरेटर का जो इंटरनल स्ट्रगल है, जो उसकी छोटी सी दुनिया बनी हुई है, उसके साथ कंट्रास्ट क्रिएट कर रहा है. नेचर का रेफरेंस इसलिए है बिकॉज इट इवोक्स, इट क्रिएट्स हमारे अंदर, उसका क्रिएशन होता है एक सेंस ऑफ पीस और हार्मनी का. पीस आपको पता है शांति, और हार्मनी का मतलब होता है मतलब हम बैलेंस्ड होते हैं, हमारे इमोशंस ऊपर नीचे नहीं होते हैं. और नरेटर के इमोशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे व्हेनेवर ही अप्रोच्ड वाटर. तो दे आल्सो सिंबलाइज द पोटेंशियल फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड द हीलिंग पावर ऑफ नेचर. कि नेचर आपकी इमोशंस को, आपको आपके आपके अंदर जो उथल-पुथल है उसको शांत करने में कितना ज़रूरी है. नेचर आपके पर्सनल ग्रोथ में हेल्प करता है, आपको चैलेंजेस एक्सेप्ट मतलब चैलेंजेस को मीट करने के लिए एनकरेज करता है, प्रेरित करता है. तो ये नेचुरल चीज़ें जब डगलस ने देखा, वो उनको एन्जॉय करना चाहता था, नहीं कर पा रहा था, एंड दैट इज़ व्हाट प्रोवोक्ड हिम टू लर्न टू स्विम. So that is why the natural world has been mentioned. It's so significant in the chapter. The next question is based on the instructor, the qualities of the instructor. How did the instructor play a role in helping Douglas overcome his fear?
तो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इंस्ट्रक्टर की एबिलिटी, जो ऐसा टास्क लेगा, एक ही बच्चे को स्विमिंग सिखानी है, रोप पकड़ के 1 घंटा बैठना है, तो ये क्यों कर पाया है इंस्ट्रक्टर? बिकॉज़ ही हैड द एबिलिटी टू एम्पैथाइज़ विद डगलस। एम्पैथाइज़ मतलब उसके डर को फ़ील करना, उसके डर को एलिविएट करने की इच्छा रखना, ये इंस्ट्रक्टर के अंदर थी, राइट? एंड दैट इज व्हाट मेड हिम पुट अ बेल्ट अराउंड डगलस। डगलस के वेस्ट पे एक बेल्ट लगाकर उसको बड़े पेशेंटली स्विमिंग सिखाना, दैट वाज हिज एम्पैथी, और ये एम्पैथी ने डगलस को कॉन्फिडेंस किया। सेकेंड क्वालिटी इंस्ट्रक्टर की है पेशेंस, एंड इट इज द की, क्योंकि डे आफ्टर डे, हर रोज, तीन मतलब ऑलमोस्ट फॉर 3 months he held on to the rope and walked the length of the pool to help Douglas to swim. हर रोज 1-1 घंटे के लिए वो रोप पकड़ के दोनों तरफ से चलता था, जिससे डगलस को स्विमिंग करने में कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ. सो दीज क्वालिटीज कैन बी मेंशन फॉर द इंस्ट्रक्टर. हाँ जी. Next question. The story Deep Water talks about Douglas's attempts to overcome his fear of water. The story can also be viewed as a figurative manifestation of life's many challenges. Elaborate with reference to the text. अब फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है, वो तो हमें बड़ी आसानी से समझ में आ जाता है कि डीप वाटर में डगलस का अपने फियर को ओवरकम करने के अटेम्प्ट्स के बारे में बताया गया है. अब जो सेकंड पार्ट है ना, फिगरेटिव मैनिफेस्टेशन ऑफ लाइफ्स मेनी चैलेंजेस, अब इस बात को पढ़कर, ये वर्ड्स पढ़कर बहुत बच्चे अपना कॉन्फिडेंस लूज कर जाएंगे, जबकि इट इज नथिंग, इट इज जस्ट द इडियोमैटिक एक्सप्लेनेशन ऑफ द टाइटल ऑफ द चैप्टर. मैंने ऑलरेडी आपको इंट्रोडक्शन में बताया था टाइटल का मीनिंग क्या है. डीप वाटर अगर हम जैसे देखने जाएं तो इट इज टॉकिंग अबाउट डगलस's experiences in the at the deep end of the pool. बट इसका फिगरेटिव मीनिंग क्या है? डीप वाटर इज एन इडियम विच मीन्स टू बी इन डीप ट्रबल, किसी गहरी मुसीबत में पड़े होना. और गहरी मुसीबत में अगर हम होते हैं तो इट इज अ लाइफ चैलेंज. हमारे को लाइफ ने एक चैलेंज दिया है जिसे हमारे को ओवरकम करना है. अगर अब हमें समझ में आया कि हमें टाइटल के दोनों मतलब समझाने हैं, तो ये वर्डिंग्स का हमारे ऊपर डर नहीं आना चाहिए. लिटरल का मतलब होता है जो ऊपर से नजर आता है, लिटरल मीनिंग है डीप वाटर का गहरा पानी, और फिगरेटिव मीनिंग है उसका इडियोमैटिक मीनिंग कि डीप वाटर का मतलब है टू बी इन सम काइंड ऑफ अ डीप प्रॉब्लम. तो फर्स्ट पार्ट तो हम बता सकते हैं कि डगलस ने अपने फियर को ओवरकम करने के लिए कितने डिटर्मिनेशन से काम किया, कितना रेजिलियंस रिक्वायर्ड था टू फेस एंड कॉन्कर हिज फियर. रेजिलियंस, अगर बचपन में आपने वो टॉय देखा हो पंचमी वाला, उसको आप जितने मर्जी बार मुक्के मार लो, पंच कर लो, वो गिरता है और फिर खड़ा हो जाता है. दैट इज नोन एज द रेजिलियंट नेचर. इंसान बार बार जिंदगी में चैलेंजेस को फेस करता है, गिरता है, बट हर बार गिर के खड़े होना जो इंसान कर पाता है, दैट पर्सन इज कॉल्ड रेजिलियंट. तो डगलस हमने देखा है कि उसके स्ट्रगल्स, उसका फियर और उसका रेजिलेंस वो क्लियर हमें नजर आता है. फिर इसके अलावा अगर हम बात करें तो डगलस के अटेम्प्ट्स टू लर्न टू स्विम और फिर डीप वाटर को फेस करना, इसको एक मेटाफर भी हम ले सकते हैं, जो मैंने आपको बताया फिगरेटिव मीनिंग ऑफ द इडियम, दैट इज टू फेस अननोन टेरिटरीज. जो चीजें हमने पहले एक्सपीरियंस नहीं की हैं उनको फेस करना, अपने कंफर्ट जोन से बाहर कदम रखना. कई बारी क्लास में आपको टीचर किसी और सेक्शन के साथ मर्ज कर देते हैं, तो आप कुछ मिनटों के लिए यू फील सो अनकंफर्टेबल व्हेन यू आर सिटिंग इन समवन एल्सेस क्लास. अगर हम अपने ही क्लास में देखें, हम अपने फ्रेंड्स के साथ बैठे हैं और टीचर, चाहे वो हमारे क्लासमेट्स हैं, बट अगर टीचर हमारे को उठाकर किसी और बच्चे के साथ बिठा दे जिसके साथ हम बहुत बातें नहीं करते हैं, सो फॉर सम मिनट्स यू डू फील अनकंफर्टेबल. दैट इज नोन एज टू स्टेप आउट ऑफ वंस कंफर्ट जोन. आपका फ्रेंड आपका कंफर्ट जोन है और एक नए बच्चे के साथ बैठना, यू आर नॉट वेरी कंफर्टेबल विद दैट पर्सन, so that is stepping out of your comfort zone. So deep water is again a metaphor for facing challenges and stepping out of your comfort zone.
अगर हम इसको लिटरल के बियॉन्ड जाके फिगरेटिव मीनिंग देखें तो डीप वाटर हमारे ह्यूमन फियर्स को रिप्रेजेंट करता है। फोबिया इज अ डीपर डिग्री ऑफ फियर। फियर सबसे पहले लेवल पे आता है, एन एक्सट्रीम फियर इज कॉल्ड फोबिया। तो फोबिया और उससे रिलेटेड एंजाइटीज इंडिविजुअल्स को अपनी लाइफ अचीवमेंट्स को ओवरकम करने से रोकते हैं, उनके लिए मुश्किल होती है। और this connection between Douglas's journey and life's challenges lies in the parallel themes of facing fears. जो डगलस की जर्नी है, जो लाइफ ने उसके आगे चैलेंजेस फेंके हैं, ये पैरेलल थीम्स है विथ फेसिंग फियर। फियर फेस करोगे तो चैलेंजेस को ओवरकम करोगे, चैलेंजेस को ओवरकम करोगे तब जाके तुम्हारा पर्सनल ग्रोथ होगा, और देन ओनली आपके ऑब्स्टिकल्स जो हैं यू विल बी एबल टू ओवरकम देम। So the story emphasizes that just as Douglas must confront his fear of water to live a fuller life, सिमिलरली इंडिविजुअल्स को भी अपने फियर्स को कन्फ्रंट करना पड़ेगा, अपने फियर्स, अपने चैलेंजेस को, टू ग्रो एंड सक्सीड इन लाइफ। हम सबको अपने डर के आगे जाना पड़ेगा। हम सब ने कहावत सुनी है, डर के आगे जीत है। सो दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज अबाउट। Now we are dealing with another kind of competency, and that is, regarding the person, the bully who threw Douglas into the pool. अब imagine करो, this bully reads about this chapter and उसको अपनी गलती का realization होता है। अब now as the bully, imagine yourself to be the bully. You have to write a diary entry penning down your response to Douglas's perseverance and your own feelings of guilt and regret. आपको दो चीजें लिखनी है, एक तो डगलस की जो उसने हिम्मत दिखाई इन ओवरकमिंग हिज फियर, उसके बारे में आप क्या महसूस करते हो, एंड सेकेंडली डगलस को इतनी तकलीफ हुई, इतनी उसकी लाइफ खराब हुई, तो उससे आपके अंदर फीलिंग ऑफ क्या गिल्ट आ रहा है, क्या रिग्रेट आ रहा है। तो इन दो चीजों के ऊपर आपने डायरी एंट्री लिखनी है। अब डायरी एंट्री होता क्या है? इट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ योर ओन फीलिंग्स अबाउट द इवेंट्स दैट हैपेंड दैट डे। इट्स ए इनफॉर्मल पीस ऑफ राइटिंग, तो इसका कोई एज फॉर्मेट नहीं है, बट हम रेकमेंड करते हैं कि आप डेट, डे और टाइमिंग लिख दो, सो दैट विल कवर योर डायरी एंट्री फॉर्मेट। नाउ फीलिंग्स की अगर हम बात करें तो पहले उसको रेफरेंस देना पड़ेगा कि मैंने ये चैप्टर पढ़ा और मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने इतने साल पहले क्या किया और मेरे अंदर उसके लिए पैंग ऑफ रिग्रेट आया। ऐसे तो नहीं है वो सोचेगा कि मैंने कोई बहुत महान काम किया, ही इज़ गोइंग टू बी रिग्रेटफुल ऑफ हिज एक्शंस। उसके हाथों से किसी बच्चे की जान भी जा सकती थी। तो फर्स्ट पैराग्राफ में वो एक्सप्रेस करेगा। देन ही विल टॉक अबाउट डगलस's परसिवरेंस, जो हमारा क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। डगलस ने कैसे अपने फियर को कन्फ्रंट किया, कैसे उसने अपने फियर से हार मानने से इनकार कर दिया, और उस मतलब मुझे तो इग्नोरेंस था, आई वॉज ब्लाइंड टू वट एवर वॉज हैपनिंग इन हिज लाइफ, बट उसने अपने फियर्स को ओवरकम किया। देन ही विल टॉक अबाउट द इंसिडेंट कि उस दिन मुझे याद है क्या हुआ था। डगलस आराम से ही बैठा हुआ था, बट आई थ्रू हिम इन, एंड नाउ आई रियलाइज कि उसके ऊपर कितना प्रोफाउंड इम्पैक्ट, प्रोफाउंड मतलब कितना बड़ा इम्पैक्ट हुआ होगा मेरी इस हरकत का। ही विल राइट अबाउट, मैंने उसका ट्रस्ट तोड़ दिया, मैंने उसके अंदर डर पैदा किया, एंड दिस अफेक्टेड हिम एट a deeper level. Then he will talk about his feelings, he is regretting it, he is proud of Douglas's perseverance. Then he is talking about his guilt कि I am filled with remorse. Remorse का मतलब होता है पछतावा, गिल्ट फील करना और उस गिल्ट के कारण पछतावा होना, these are the emotions. तो बोलता है कि मैंने कभी सोचा नहीं कि उसके साथ क्या हो सकता है, मैं इमेच्योर था, मैं अपने आप को आई वाज फुल ऑफ फन एंड आई नेवर रियलाइज कि मेरे फन लविंग एक्टिविटी किसी और की जान भी ले सकती है। देन रिग्रेट कि I wish I could undo what I have done. If only I could apologize to Douglas. If only I could make amends.
अनडू का मतलब होता है जो किया है उसको दोबारा से ना करने का मौका मिल जाए। माफी मांगने, अपोलोजाइज मतलब माफी मांगने का, अमेंड्स मतलब अपनी गलती सुधारने का मौका चला जाए। बट टाइम हमें पता है इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड एंड आई एम लेफ्ट विद ओवरवेलमिंग गिल्ट। मैं डगलस से मिलना चाहता हूँ, माफी मांगना चाहता हूँ, आई रिग्रेट माई एक्शंस, बट मैं को ऐसा अब मैं नहीं कर सकता। अगर मुझे चांस मिला तो मैं ज़रूर माफ़ी मांगूंगा एंड मे बी आई कैन लर्न फ्रॉम डगलस परसिवरेंस। उसकी हिम्मत से मुझे भी एक लेसन मिले और मुझे आज पता चला है वो हाउ इम्पोर्टेंट इज एम्पैथी, काइंडनेस एंड अंडरस्टैंडिंग फॉर लाइफ। अगर मुझे ये तीनों फीलिंग्स एम्पैथी, काइंडनेस और अंडरस्टैंडिंग मिल जाए तो मुझे आई विल बिकम अ बेटर ह्यूमन बीइंग, right? One has to realize the consequences of one's action. अब लास्ट में it is a lesson that you learn from the chapter कि हमारी हर हरकत का एक रिएक्शन होता है, हमारी हर एक्शन का एक कॉन्सिक्वेंस होता है एंड वो कॉन्सिक्वेंस बहुत बड़ा हो सकता है। सो वी नीड टू learn from it and make ourselves a better person. So that is how you write the diary entry and you will end it with your name. Now, the next question is again a very important competency question. Um, किसी ने भी मतलब जब चैप्टर हम पढ़ते हैं हम डगलस की लाइफ स्टोरी में खो जाते हैं, बट वी डू नॉट थिंक अबाउट द नेग्लिजेंस ऑफ द वाईएमसीए अथॉरिटीज कि हाउ इज इट पॉसिबल कि स्विमिंग पूल के पास कोई कोच नहीं था। सो अब ये क्वेश्चन उसी के ऊपर बेस्ड है। Douglas's mother writes to the YMCA authorities. YMCA was the pool at which Douglas was learning to swim when he was 8 or 9 years old. She writes to the authorities, holding them accountable for the mishap. Mishap matlab mishappening, as well as demanding that the authorities employ a team of guards near the pool for supervision of the children. Accountable for the mishap matlab ये गलती जो हुई है इसमें किसी हद तक आपकी भी पूरी जिम्मेवारी थी। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द चिल्ड्रन, फॉर द सेफ्टी ऑफ द चिल्ड्रन एट द पूल। तो पहले आप अकाउंटेबल हो इस उनके सुरक्षा के लिए एंड फर्दर वो कह रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि इस इंसिडेंट से लर्न अ लेसन एंड टू अपॉइंट गार्ड्स, जो लाइफ गार्ड्स होते हैं अराउंड द पूल। So now, as the mother, write a letter to the authorities with reference to the case of your son. And उसमें आपको बताया भी है that how will you write this letter. You may begin like this: Sir, subject, and then the entire content of the letter. Please यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो format of the formal letter included नहीं है, but मेरा advice है because some teachers may believe that it's a formal letter, so it should have a sender's address, date, receiver's designation and receiver's address as well. तो you should write that. Receiver's designation हो जाएगा YMCA manager, YMCA pool, कैलिफोर्निया तो नहीं आएगा, जो वहाँ पे स्टेट दिया हुआ है वो आप चैप्टर में लिख लो। and address can be again your own house number, whatever, street number, whatever, and the state, whatever it is, and आप अपना ये लेटर शुरू कर सकते हो। So how do you write the content of this letter? First, you talk about the incident. आप बताओगे उनको that you were deeply disturbed by the unfortunate accident that happened with your son at the YMCA pool, how his life was put at risk due to lack of proper supervision and safety measures. You know, आपकी letter should flow into it. अब हम lack of proper supervision and safety measures की बात करें तो next paragraph क्या होगा कि ये supervision क्यों नहीं था। हमने बताने के YMCA pool जो है it provides a safe environment for children to engage in recreational activities. However, this incident involving our son has shaken our confidence. हमें यकीन ही नहीं हो रहा है कि आपकी जो कमिटमेंट है हमारे बच्चों की वेलबींग को इंश्योर करने की, छोटे बच्चों की स्पेशली, आपने उसको ही निग्लेक्ट किया। And then they talk about, why is it alarming, how was it neglected, that there was an absence of a vigilant and capable team of guards near the pool. 3 बार डगलस ऊपर नीचे पानी में, he was thrashing around the water. Why wasn't he saved at the first
point, the point when he was thrown into the water. Why wasn't there a guard to stop the boy from throwing him into the pool? गार्ड नहीं था इसीलिए ये मिसहैपनिंग हुआ और जिसके कारण हमारा जो बेटा है ही वाज ट्रॉमेटाइज्ड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ हिज लाइफ. देन आप उनको बताओगे कि ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है to ensure the safety of the children at the who come to the YMCA pool, and उनको इसके कारण they should take some immediate and appropriate steps to rectify the situation by employing a team of guards, trained guards, especially near the pool area, who are well equipped to handle emergency situations. Well equipped का मतलब to take the necessary action to ensure that such incidences do not happen, and if they happen, how they can solve it without inflicting harm on the child. राइट. एंड अगेन वो फर्दर बोलते हैं कि आपने सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को, प्रोसीजर्स को आपको रिव्यू करना चाहिए. कोई गैप या डेफिशिएंसी आती है तो उसको आपको ख़त्म करना चाहिए. यू शुड इम्प्लीमेंट स्ट्रिक्ट मेजर्स, सेफ्टी मेजर्स, such as maintenance of the pool, regulate maintenance of safety equipment, mandatory staff trainings. इस तरह से आपको अपने पूल के लिए कुछ नॉर्म्स बनाने चाहिए so that such incidents may be avoided in the future. The next competency question is an extrapolation across the text. यहाँ पे दो pro selections, that is deep water and indigo को use किया गया है to bring out the importance of overcoming fear in order to be able to lead a life successfully. I hope indigo आपको थोड़ी बहुत idea याद हो. It is Gandhi ji's movement in Champaran to give to make the peasants free from the fear of the British. तो ये दोनों ही chapters talk about the importance of overcoming fear. Now imagine yourself to be a motivational speaker who has to address high school students. High school students matlab students in the 10th, 11th and 12th. Actually high school is 11th and 12th. So this address is to be drafted in 120 to 150 words, elaborating on occurrences from the two texts to inspire your audience and convince them about the importance of overcoming fear. आपको अकरेंस जो चैप्टर में हुए हैं, दोनों चैप्टर में आप एक चैप्टर के बारे में लिखोगे तो ऑटोमेटिकली 5 से आपके 2.5 मार्क्स आ जाएंगे. आपको दोनों चैप्टर के अकरेंसेस के बारे में लिखना है in order to get 5 out of 5. And again they have given you how to write this draft, how to begin this draft. That is, good morning students. We all know what it's like to be afraid. Fear is our body's natural response to a perceived threat or danger. Perceived मतलब हमें अंदाजा हो जाता है कि आने वाला जो टाइम है इस तरह से हमारे लिए थ्रेटनिंग है या डेंजरस है. And then you start with your draft. अब यहाँ पे पॉइंट है कि किस पॉइंट पे आपकी बिगनिंग छोड़ी गई है. वहां पे दो वर्ड्स दिए गए हैं, बट व्हेन. बट का मतलब होता है कंट्रास्ट में आपने शुरू करना है. अब वो बोल रहे हैं कि हमारी बॉडी में एक नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है जिससे कोई आती हुई डेंजर को हम समझ जाते हैं. बट अभी हम बट का मतलब क्या है, अब हमें कंट्रास्ट में बात करनी है. बट व्हेन वी लेट फियर immobilize us, it prevents us from progressing and living life to the fullest. बट जब हम अपने फियर को इतना पावरफुल हो जाने देते हैं, अपने ऊपर हावी हो जाने देते हैं, तो हम लाइफ में प्रोग्रेस नहीं कर पाते. हम लाइफ को अब पूरी तरह से जी नहीं सकते. तो नाउ दैट इज हाउ ही स्टार्ट्स हिज ड्राफ्ट. देन ही टॉक्स. अब फर्स्ट टेक्स्ट है डीप वाटर. तो डीप वाटर में हम किसके बारे में बात करेंगे? डगलस. हमने पूरी कहानी नहीं बतानी है, कैलिफोर्निया बीच, वाईएमसीए पूल. हम सिर्फ बताएंगे कि ये फियर ने उसकी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट किया. ही डेवलप्ड अ डीप फियर ऑफ वाटर. अब इस फियर ने क्या किया? इट हेल्ड हिम बैक फ्रॉम एक्सपीरियंसिंग लाइफ प्लेजर्स, सिंपल प्लेजर्स like fishing, canoeing and all those water activities. बट उसने अब क्या किया? उसने अपने फियर को खुद को कंट्रोल नहीं करने दिया. उसने एक डिसीजन लिया टू फेस हिज फियर हेड ऑन. उसको बहुत महीने लगे, महीने जिसमें उसको डिटर्मिनेशन शो करना पड़ा, परसिस्टेंस शो करना पड़ा. बट ही वर्क थ्रू हिज फियर एंड लर्नड हाउ टू स्विम.
अब बच्चे गलती क्या करेंगे, दे स्टार्ट टॉकिंग अबाउट उसने इंस्ट्रक्टर हायर किया, 5 days a week किया। नहीं, आपने बेसिक लिखना है, आपने डिटेल्ड नोट्स नहीं लिखने हैं। यू हैव टू टेल दैट इट टुक हिम मंथ्स टू लर्न स्विमिंग, it required deep motivation and persistence to learn to swim. Every time he swam, he was overcome by his fears, but determination से he was able to push back and finally overcome his fear. Right? He was able to free himself from the shackles of fear. Shackles होता है the chains of fear. अब एक पैराग्राफ में हमने 6-7 लाइन में डगलस के डीप वाटर के फियर के बारे में लिखा। अब नेक्स्ट 6-7 लाइन हमारी इंडिगो में होगा। इंडिगो में हम क्या लिखेंगे, दैट द पीजेंट्स ऑफ चंपारण वर लिविंग इन फियर ऑफ द ब्रिटिश रूलर्स and because of this fear they were unable to stand for their rights. But how did they overcome this fear? They found strength in unity. When they gathered around the courthouse in support of Gandhiji, it was a powerful step towards overcoming fear and fighting for their rights, fighting for justice. So this determination and collective efforts eventually led to their triumph. अब आप देख रहे हो यहाँ पे दोनों instances में determination आ रहा है, उसमें डिटर्मिनेशन एंड परसिस्टेंस आ रहा है, और यहाँ पे डिटर्मिनेशन एंड यूनिटी, कलेक्टिव एफर्ट्स मतलब यूनिटी। तो आपने चैप्टर की थीम्स के ऊपर बात करनी है। नाउ अब ये स्टोरी हमें क्या सिखाती है, दैट हमारे फियर्स को ओवरकम करने के लिए हमारे को बड़ी मेहनत करनी होती है। वी हैव टू डिवाइज अ प्लान, वी हैव टू वर्क थ्रू द प्लान। इसको करने के लिए परसिस्टेंस चाहिए होता है, डिटर्मिनेशन चाहिए होता है, छोटे छोटे कदम लेने पड़ते हैं, और हर छोटा कदम हमारे को एक स्टेप नियर लेकर जाता है टू ओवरकम, टू कॉन्कर आवर फियर। और यही चीज डगलस ने और पीजेंट्स ने भी किया। देन यू टॉक जनरल अबाउट नॉर्मल, जैसे हम स्पीच में देते हैं कि रिमेंबर देयर इज स्ट्रेंथ इन यूनिटी व्हेन फेसिंग अ कॉमन फियर। हम किसी भी ऑब्स्टेकल को ओवरकम कर सकते हैं इफ वी आर डिटर्मिन्ड, इफ वी आर यूनाइटेड, इफ वी परसिवर। तो इस तरह से आपका जो ये स्पीच है टू मोटिवेट द हाई स्कूल स्टूडेंट्स, यू कैन फिनिश इट ऑफ। Okay, now read this question very carefully and you will realize what is required. The childhood experience of terror of Douglas made him stronger and more determined. Elucidate the above statement supporting it with evidences from the text. Elucidate का मतलब है इस लाइन को अच्छे से समझाओ। How? By quoting examples from the text. तो अब यहाँ पे हम डगलस कैसे स्ट्रॉन्गर, कैसे डिटर्मिन्ड बना, उसकी पूरी लाइफ स्टोरी बतानी है। तो अब हमारे को कैलिफोर्निया बीच जाना पड़ेगा। कैलिफोर्निया बीच में क्या हुआ था, उसका एक्सपीरियंस ने डगलस के अंदर एक अवर्जन टू वाटर डेवलप किया। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एवर्जन एंड फियर? एवर्जन होता है डिसलाइक, आप अवॉइड करते हो बट आप इतना ज्यादा डरते नहीं हो। अभी कैलिफोर्निया के बाद उसके अंदर सिर्फ डिसलाइक, एवर्जन टू वाटर आया था, फियर ऑफ वाटर नहीं आया था। बट हाउ डिड द फियर ऑफ वाटर हैपन? इट हैपेंड विद द मिस एडवेंचर एट द YMCA pool because of an 18-year-old boy who pushed Douglas into the pool, and this developed fear in him. अब हुआ क्या था, उसने पानी swallow कर लिया, उसके legs paralyze हो गए, lack of oxygen के कारण उसका head throb करने लगा, and जब वो पानी से बाहर नहीं निकल पा रहा था तो it would have created terror in his mind, terror which no one could understand, right? And this terror did not allow him to go near the water for years and years. But when he started living a half life, when he was deprived of canoeing, fishing, swimming, तो उसको लगा कि नहीं, मैं ऐसे तो नहीं जी सकता, और उसने अपने करेज को इकट्ठा किया, गैदर किया। एंड हाउ डिड ही ओवरकम हिज फियर? ही हायर्ड एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम। हर बार जब वो पानी अपना पानी में अपना सर डालता था, यू हैव टू पुट योर हेड इन वाटर इन ऑर्डर टू स्विम, तो उसका टेरर वापस आता था, बट ही नेवर गिव अप टू हिज टेरर, गिव इन टू हिज टेरर। उसने हमेशा टेरर को एड्रेस किया और उसको भगाया। अब इंस्ट्रक्टर से 6 महीने लर्न करने के बाद उसने 3 महीने तक
पूल में प्रैक्टिस किया एंड देन ही वेंट टू द फ्रेश वाटर्स ऑफ वार्म लेक एंड लेक वेंटवर्थ to test himself and to finish off any residual doubts in his mind. कोई छोटी मोटी डाउट उसके मन में रह गई हो उसको खत्म करने के लिए ये सारे एविडेंसेस फ्रॉम द टेक्स्ट हैं. आपने वर्ड टू वर्ड नहीं लिखना होता है बट उन इंसिडेंसेस के बारे में बताना होता है. And thus he fought with this terror all through with determination and strength. तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा. Okay, the next question is what were some strategies that helped the narrator to overcome his fear of water that one can apply in their own life for facing any major fear? Explain any two. तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो दो पार्ट्स में है. फर्स्ट इज टू आइडेंटिफाई द स्ट्रैटेजीज जिसने डगलस को हेल्प किया था अपने फियर को ओवरकम करने के लिए एंड मतलब वो स्ट्रैटेजीज को आइडेंटिफाई भी करनी है और किसी दो स्ट्रैटेजीज को एक्सप्लेन भी करना है. सो द फर्स्ट पॉइंट वाज दैट ही वाज अवेयर, ही बिकेम अवेयर ऑफ हिज फियर. उस फियर का रीजन क्या है वो उसको पता था. अवेयरनेस ऑफ एनी प्रॉब्लम इज अ गुड स्टार्टिंग स्टेप. जब तक आपको अवेयरनेस ही नहीं होगी कि व्हाट प्रॉब्लम आई एम फेसिंग, हाउ कैन यू सॉल्व इट, राइट? सो अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप. Then second step is to take the help of some experienced person, some expert. यहाँ पे उसने किसका हेल्प लिया? He took the help of the coach. अगर हम उस स्किल को सीखें, अगर हम समझें कि हमने चीज़ करनी कैसे है, कहाँ से शुरुआत करनी है, तो जो फियर है ना उसमें उसके साइज में रिडक्शन हो जाता है. वो इतना ह्यूज नहीं लगता है. हमें लगता है कि हाँ हमने कुछ कदम उठा लिए हैं. वी कैन नाउ डील विद द फियर और विद डील विद एनी प्रॉब्लम दैट वी आर फेसिंग. सेकेंड इज एड्रेसिंग योर फियर्स. एड्रेसिंग योर फियर मतलब उस फियर का सामना करो, उससे बात करो, उसको चैलेंज करो, अपनी इनर वॉइस को आइडेंटिफाई करो, अपने इनर फियर को आइडेंटिफाई करो और उसको चैलेंज करो. जब आप अपने फियर्स को चैलेंज करोगे देन दे विल स्टॉप स्केरिंग यू. आप फिर उनसे डरना बंद कर दोगे. अब स्ट्रैटेजी जो डगलस ने अपनाई थी वो ये तो तीन थी. फर्स्ट इज अवेयरनेस, देन टेकिंग द हेल्प ऑफ एन एक्सपर्ट एंड देन चैलेंजिंग द फियर एंड फाइनली इट इज टेकिंग स्मॉल बेबी स्टेप्स. छोटे छोटे कदम आगे बढ़ाते जाओ. जब हम छोटे छोटे पीसेस से, छोटे छोटे बिट से अपने ऑब्स्टिकल्स को, अपने चैलेंजेस को फेस करते हैं, देन वी आर एबल टू ओवरकम दोज चैलेंजेस एंड ऑब्स्टिकल्स. इन द केस ऑफ डगलस इट वाज हिज फियर, राइट? अगर हम उनको बड़े बड़े चीज़ों को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर दे, ब्रेक डाउन करें, then it will help us to overcome that challenge in a systematic manner. Okay, next question. Vishweshwar Singh is an acclaimed athlete who has recently announced giving up on sports because of successive defeats in international and national events. As his friend, write a letter to him sharing advice to help him overcome this mental roadblock caused by the fear of losing. Develop your response based on your understanding of deep water along with the given ideas. तो क्वेश्चन का मतलब है कि एक acclaimed एथलीट है, एक फेमस एथलीट है विश्वेश्वर सिंह, जिसने रिसेंटली अनाउंस किया है कि वो स्पोर्ट्स को छोड़ रहा है क्योंकि कई इंटरनेशनल नेशनल इवेंट्स में वो हार गया है. कंटिन्यूसली वो हार रहा है. तो आज हिज फ्रेंड, उसके दोस्त होने के नाते आपको एक लेटर ऑफ एडवाइस लिखनी है जिसमें आप उसको इस मेंटल रोड ब्लॉक को ओवर करने के कुछ स्ट्रैटेजीज बताओगे. और ये जो मेंटल रोड ब्लॉक है ये उसके दिमाग में क्यों आया है? इट इज बिकॉज ऑफ दिस फियर ऑफ लूजिंग, राइट? हमने इससे पहले वाले आंसर में स्ट्रैटेजीज किए थे. व्हाट आर दोस स्ट्रैटेजीज? Awareness. That is the first step. Identify the reason behind this mental roadblock. Then to make him, understand that इस तरह के mental roadblocks जो होते हैं बड़े common हैं. फिर आप विलियम, क्योंकि चैप्टर के साथ कोरिलेट ज़रूर करना होता है, तो हम विलियम डगलस के एक्सपीरियंस को आप उसको नरेट करोगे. फिर आप
कि मतलब विलियम डगलस के नरेशन में आप क्या बताओगे, उसका रिजॉल्व, उसका परसिवरेंस, हिज फाइनली हिज विक्ट्री ओवर हिज फियर, इस तरह से आप उसको एनकरेज करोगे. देन यू ऑफर एडवाइस and then they have also given you the way how to begin the letter. It's an informal piece of writing, so you can write dear Bisweswar, right? So this is how you will attempt this question. Now this is a kind of a mental idea for you. It's a kind of a mind map जिसमें आपको कैसे लिखना है वो मैंने बताया है. First you have to identify the reason that it is a series of defeats that you have faced, and this defeat is turning you inside out, right? That is, defeat is success which is turned inside out. Then explain that it is common. These kind of setbacks are common for anyone who has to take risk in any field, and आपको ये defeats को अपना milestone बनाना है on your journey to achievements. Then obviously आपको डगलस के experience share करना है. जो भी मतलब आपने ये elaborately जो हमने पिछले आंसर में strategies बताई हैं उनमें इनको list out करना है. Finally offering advice that never let fear or anything rule your life, and otherwise you'll be carrying a heavy burden of regret throughout your life. So this is the sample of the answer. Okay, the next question is, my introduction to the YMCA swimming pool revived unpleasant memories and stirred childish fears. Discuss the significance of the references to human nature in the chapter Deep Water. अब आप ऊपर देखोगे, अगर आप ऊपर वाले पार्ट पे फोकस करोगे तो आप क्वेश्चन भूल जाओगे. आप इंट्रोडक्शन टू द YMCA पूल स्टरिंग अनप्लेजेंट मेमोरीज एंड चाइल्डिश फियर्स, तो हो सकता है आप कैलिफोर्निया बीच के बारे में लिखना शुरू कर दो. अगर नीचे सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नहीं होता देन यू वुड हैव थॉट राइट. बट क्वेश्चन इज नॉट व्हाट हैपेंड टू स्टर हिज चाइल्डिश फियर्स. क्वेश्चन इज to talk about the significance of the references to human nature. चैप्टर में ह्यूमन नेचर का कैसा है, उसका उसके लिए क्या सिग्निफिकेंट होता है, हमारी सोच कैसे बदलती है, उस बारे में लिखना है. दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट what was the incident that stirred his childish fears. ये आपसे बिल्कुल नहीं पूछा गया है. आपसे पूछा गया है the significance of references to human nature. तो यहाँ पे इस स्टोरी का सबसे बड़ा मॉरल था that it is not death that causes fear or dread in our hearts. It is rather the fear of death. हम मरने से डरते हैं, हम मौत से नहीं डरते, हम मरने से डरते हैं, राइट? हमें पता है कि death will bring relief. It is the fear of death that makes us so anxious, so worried. तो एक तो ये वाला रीजन था. सेकेंड रीज़न इसमें ये था कि जिन लोगों ने इस टेरर को, किसी भी तरह के टेरर को फेस किया है, वही ना सिर्फ फेस किया है बट उसके ऊपर जीते भी हैं. दे हैव बीन एबल टू ओवरकम दैट टेरर. दोज आर द ओनली पीपल हु कैन अप्रिशिएट अदर्स हु हैव फेस्ड डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेरर्स, राइट? फिर ये एम्फसाइज करता है दैट अ मैन मस्ट फेस ऑल बैरियर्स ऑफ इन हिज लाइफ. कोई भी उसके लाइफ में फियर है या कोई रुकावट है, कोई ऑब्स्टिकल है, तो उसको उसको सामना करना ही पड़ेगा, उसको फेस करना ही पड़ेगा. एंड डर के नहीं, बट विद अ रेजोल्यूट माइंड, पूरी हिम्मत से, पूरे कॉन्फिडेंस से, पूरे दृढ़ निश्चय से. And then only that person will be able to be successful. Okay, in the next few questions, I have not given you the answers because they are either factual questions or the answers have already been discussed. So accordingly, the next question is, describe both the physical and emotional impacts that the misadventure at the YMCA pool had on the narrator. क्या physical और emotional उसकी body पे और उसके दिलो दिमाग पे क्या असर हुआ? तो बॉडी का तो यही था कि वो बहुत वीक फील कर रहा था, वो काफ़ी देर तक ट्रेम्बल करता रहा. ही वाज क्राइंग, वो उससे कुछ खाया नहीं गया. किसी भी तरह का एक्सर्शन वो करता था, किसी भी तरह का मेहनत करता था, तो उसके नीज कांपने लग जाते थे, उसको उल्टियाँ. ही वाज सिक टू द स्टमक. सिक टू द स्टमक मीन्स ही कुड नॉट डाइजेस्ट एनी फूड, राइट?
एंड इमोशनल इम्पैक्ट इज कि इट वाज फिजिकल इम्पैक्ट इतनी ज़्यादा देर के लिए नहीं था, बट इमोशनल इम्पैक्ट जो था वो सालों साल के लिए चला था। इमोशनल इम्पैक्ट मतलब उसके दिल पे क्या असर हुआ था। सो ही डेवलप्ड अ फोबिया ऑफ वाटर, अ फियर, एन एक्सेसिव फियर ऑफ वाटर। वो किसी भी तरह के वाटर स्पोर्ट में पार्ट नहीं ले सकता था, नाइदर बोटिंग, कैनोइंग, स्विमिंग, फिशिंग, कुछ भी। वो कोई भी वाटर एक्टिविटी में पार्ट नहीं ले सकता था। Now look at this question. My introduction to the YMCA swimming pool revived unpleasant memories and stirred childish fears. Describe the author's nightmarish experience. अब यहाँ पे कौन से एक्सपीरियंस की वो बात कर रहे हैं? Revived unpleasant memories and stirred childish fears. ये कौन सा nightmarish experience था? तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि वी आर टॉकिंग अबाउट द कैलिफोर्निया इंसिडेंट। माय इंट्रोडक्शन टू द वाईएमसीए स्विमिंग पूल का मतलब है अभी तक उसने स्विमिंग मतलब स्विमिंग शुरू की है। ही इज नॉट सिटिंग बाय द पूल व्हेन द बुली थ्रू हिम। ही इज टॉकिंग अबाउट द इंसिडेंट एट द कैलिफोर्निया बीच। दैट वाज अ नाइटमेरिश एक्सपीरियंस फॉर हिम। आपको याद होगा वो 3-4 साल का था, पापा कैलिफोर्निया बीच लेके गए, एक बड़ा सा वेव आया एंड इट कंप्लीटली engulfed him. Not only this, पापा ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था, so the father knew he wouldn't drown. But डगलस को ऐसा कुछ नहीं पता था. Moreover, the father laughed. You know, these two things combined to develop an aversion for water in his mind, right? But अगर यहाँ पे nightmarish experience after the after his introduction to the YMCA swimming pool का कुछ होता, then you would have talked about the drowning incident. Okay, next question is again I've already discussed. How did Douglas remove his residual doubts about his fear of water? He went to Warm Lake and Lake Wentworth. जब पहली बार उसने स्विमिंग शुरू किया, the doubts returned, but he addressed them, he challenged them, he laughed at them, and then his fear was completely removed. बेटा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सेम आंसर एज बिफोर ही है. हाउ डिड डगलस मेक हिज टेरर फ्ली with his visit to Lake Wentworth in New Hampshire? He addressed his fear, he challenged his fear, he laughed at his fear. और इसमें आपके डायलॉग्स हैं, प्रॉपर डायलॉग्स हैं. डगलस ने अपने टेरर को एड्रेस करके बोला था, उस पर हंसा था और बोला था, वेल मिस्टर टेरर, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी? You know, and that is how the terror fled. Next question is, Roosevelt said, all we have to fear is fear itself. Discuss the role of the swimming instructor and the narrator's subsequent efforts in conquering his fear of water. Right? Douglas को जो realization हुई थी वो ये थी, there is terror in the fear of death. Death itself is not terrorizing, right? But Roosevelt ने कहा था कि हमें जिस चीज से डरना है, that is डर itself. हमें डर से डरना चाहिए. तो अब डर को काबू करने के लिए डगलस ने क्या किया? He hired a swimming instructor जिसने बड़े पेशेंटली डगलस को सिखाया. ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि उसने कैसे सिखाया. एंड इसके साथ साथ आपने ये भी लिखना है कि नरेटर के सब्सिक्वेंट एफर्ट्स क्या थे, राइट? तो ही प्रैक्टिस फॉर 5 hours every day. For 9 months he continuously practiced. Then he went to Lake Wentworth and Warm Lake, right, where he swam alone. When the terror returned, he addressed his fear. He laughed at his fear and thus he was finally able to conquer his fear. तो ये पूरा right from the instructor to his swim at Lake Wentworth, ये आपने सब कुछ बताना है. Next question is, there are instances of older children bullying younger ones, especially in school scenarios. How would you relate this practice to William Douglas's experience at the YMCA swimming pool? What is the attitude of the modern youth being reflected through such incidents? Explain. तो यहाँ पे 2-3 सवाल हैं जिसको आपको वन एट अ टाइम एक्सप्लेन करना है. पहले लाइन में कह रहे हैं कि बहुत बार हमने सुना है कि बड़े बच्चे छोटे बच्चों को बुली करते हैं. बुली करते हैं मतलब उनके ऊपर रोब जमाते हैं,
उनको इल ट्रीट करते हैं। अब इस चीज़ को हम विलियम डगलस के एक्सपीरियंस के साथ कैसे कोरिलेट करेंगे? तो हमें आंसर पता है कि मस्कुलर बॉय ऑफ 18 without any thought to the consequences threw Douglas into the deep end of the pool. It could have resulted in Douglas's death. However, he was saved by someone at the pool at the last minute. अब वो सेकंड सवाल पूछ रहे हैं कि मॉडर्न यूथ का जो एटीट्यूड है वो इन तरह के इंसिडेंट्स में कैसे रिफ्लेक्ट होता है। तो ये चीज़ तो आप लोग बहुत अच्छे से जवाब दे सकते हो। आजकल की जनरेशन की आदत क्या है, वी वी जस्ट डू द एक्शन विदाउट थिंकिंग ऑफ द रिजल्ट ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस। हम सोचते नहीं है कि हम ये काम कर रहे हैं, इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या हो सकता है। हमने You are all, I think, 17, 18 years old since you're in the 12th, और पिछले 5-6 सालों से प्रोबेबली आप लोगों ने ढंग से पढ़ाई नहीं की है। द मोमेंट यू एंटर्ड प्यूबर्टी, आप लोगों ने पढ़ना छोड़ दिया, थिंकिंग दैट इट वाज स्कूल, फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करना वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तो आपने लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस नहीं सोचे। नाउ इन द 12th स्टैंडर्ड व्हेन यू आर फेसिंग अ क्रिटिकल बोर्ड एग्जाम व्हिच इज गोइंग टू डिसाइड योर करियर्स, योर फ्यूचर, तब आपको रियलाइज हो रहा है कि हमने अपनी ज़िंदगी के 5 साल कितनी ज़्यादा स्क्वांडर किया है, उनको मिसयूज़ किया है। So this is the attitude of the modern youth. We do actions without thinking of the consequences, and then you just explain in relation to what could have happened to Douglas had he not been saved. उसके फैमिली पे क्या असर होता, अगर डगलस की डेथ हो जाती तो वो मस्कुलर बॉय के ऊपर क्या इफेक्ट होता, ये सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करनी है। Next question is, what handicap did Douglas suffer from? How did he overcome that? Very done too many times. He suffered the handicap of not enjoying water activities. How did he overcome that? By hiring an instructor, by learning how to swim. So ये आपका आंसर हो जाएगा. Next, why was Douglas determined to get over his fear of water? तो इसका आंसर है, he was living a half life, he could not enjoy with his friends, he was not ready to live like this, and therefore he was determined to get over his fear of water. Next question, Douglas had a fear of water even before his experience of drowning at the YMCA pool justify. तो आपको कैलिफोर्निया बीच इंसिडेंट लिखना है, ऑलरेडी मैं 2 बार डिस्कस कर चुकी हूँ। Next is, all we have to fear is fear itself. When did Douglas learn this lesson? He learned this lesson at the end, when he was able to swim at Lake Wentworth, Warm Lake. तब उसने समझा कि ज़रूरी नहीं है कि हम डर में जिए, हम डर को भी ख़त्म कर सकते हैं अगर हम उसको एड्रेस करें, बल्कि हमें डर से डरना चाहिए। As long as we do not fear anything in life, we can achieve everything in life. ये बात याद रखनी है, एंड यही बस क्वेश्चन यही है कि when did Douglas learn this lesson? So it is after he had conquered his fear at Lake Wentworth and Warm Lake that Douglas learned this lesson. Next question, at last I felt release. Describe the efforts undertaken by Douglas to find this moment of release. So this line is written at the end of the chapter. जो last आपका paragraph है chapter का, वहाँ पे वो लिख रहा है. He is talking about how he was able to swim at the Cascades, how he was able to tackle Lake Wentworth and Warm Lake. तो इस experience करने के बाद he felt released from his fear. तो अब आपने efforts undertaken by Douglas to find this moment of release, तो again वही आंसर आएगा. He hired an instructor, he practiced every day 5 hours a week. He learned swimming in 6 months, 6 months तक regular, sincerely, with a lot of perseverance उसने अपनी practice करी, and finally he was able to swim in Lake Wentworth and Warm Lake, and thus he found his moment of release. Next question is the same as the previous one. Fear is something that we must learn to overcome if we want to succeed in life. How did Douglas get over his fear of water? वही चीज, आंसर वही है, बस क्वेश्चन घुमाया जा रहा है. He hired an instructor, और वही वाला पूरा प्रोसेस आ जाएगा.
Next, desire, determination, and diligence lead to success. Write a paragraph on how a positive attitude and courage will aid you to achieve success in life. जब इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं ना, हम ये तो लिख देते हैं कि पॉजिटिव एटीट्यूड एंड करेज हमें सक्सेसफुल कैसे बना सकता है, बट वी फॉरगेट टू रिफर टू द चैप्टर इन क्वेश्चन। तो आपने चैप्टर को ज़रूर मेंशन करना है। तो पैराग्राफ लिखना है कि डिज़ायर टू ओवरकम द फियर, डिटर्मिनेशन एंड डिलीजेंस, ये तीनों चीज़ें कितनी इम्पॉर्टेंट हैं टू कीप अ पॉजिटिव एटीट्यूड एंड करेज। इन तीनों को ही यूज करके we can be successful in life. We talk about Douglas's desire to, to participate in water activities, his determination to get over his fear, his diligent practice all led to him being successful. तो ये चीज़ों को आपको चैप्टर के साथ कोरिलेट ज़रूर करना है। Last question is, seemingly small everyday wins are actually the greatest learnings of life. ये repeat हो गया है question. We have already discussed the question in detail. So with this, I will end this chapter. I hope that you realize कि competency questions जो होते हैं वो theme के ऊपर related होते हैं. As long as you know the events of the chapter and you know the theme, you will be able to attempt all competency based questions. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, useful लगी हो, then do share it with your friends, your colleagues and other students, so that ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे they can score a better result in the forthcoming board exams. Please do subscribe to my channel if you haven't. Do like my videos. If you have any further questions, you can put them in the comment box. I'll surely answer back. And thank you so much, everyone.